अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे प अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पब्लिक के लिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। यार मुझे लोग मेरा नाम वैसे मोहम्मद अहमद है, लोग मुझे अहमद रफ़ीसा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। एंड मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, बिज़नेस इंडस्ट्री में ही रहा हूँ। मैं पहले ई कॉमर्स करता रहा हूँ एक लंबे टाइम तक, माशाल्लाह पिछले 15 साल से ई कॉमर्स कर रहे हैं तकरीबन। मेरा जो ब्रांड है जिसकी वजह से मैं फ़ेमस हुआ वो टेलीमार्ट है। और टेलीमार्ट मैंने स्टार्ट किया 2014 में। 2012 से कर रहे थे, पर 2014 में इसको प्रॉपरली लॉन्च किया था। रिसेंटली हमने उसका डेकेड भी सेलिब्रेट किया था। एंड करंटली टेलीमार्ट तो ज़ाहिर सी बात है देख ही रहे हैं, वो तो मेरा बेबी है। एंड उसके बाद जो है मैंने एक ब्रांड स्टार्ट किया ए आर ई वेंचर्स के नाम से। ए आर ई वेंचर्स इज़ एन एडवाइजरी कंपनी। यहाँ पे मेरे पास कोई 50 पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स हैं जिनको मैं एडवाइस करता हूँ। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके मैं इक्विटी स्ट्रक्चर में हूँ एडवाइजरी पे। तो यही है कि अपने आप को मैं हमेशा ये कहता हूँ, लर्निंग कर्व पे एक जब पॉइंट आता है कि यार जहाँ मुझे लगता है मैं मेच्योरिटी को हिट करूँगा, डिक्लाइन पे जाऊँगा, तो वहाँ मैं कुछ नया करना शुरू कर देता हूँ। तो ये ब्रांड्स वही हैं कि यार मैं इन ब्रांड्स के साथ जुड़ता हूँ, इन ब्रांड्स को ग्रो करते हैं फ्रॉम माशाल्लाह पॉइंट ज़ीरो से। हमने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बनाए, अल्लाह ने बनाया, हमारा कोई कमाल नहीं है। लेकिन ये कि इस चीज़ में मुस्तकिल लगे हुए होते हैं, दिमाग चलाते रहते हैं ताकि जंग ना लगे हमारे दिमाग को। ये ओवरऑल चीज़ें माशाल्लाह। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में अगर आप कहें तो एक ऐसी चीज़ है जो हाईलाइटिंग है थोड़ी माशाल्लाह मेरे लिए। जैसे मैं पाकिस्तान का इकलौता बंदा हूँ जिसको 12 ग्लोबल अवार्ड मिले हैं। माशाल्लाह। मैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आ चुका हूँ। मुझे वर्ल्ड रियल कांग्रेस जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है उसने सेलेक्ट किया था राइजिंग स्टार फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। बाकी ऐसे ग्लोबल अवार्ड्स हैं कोई 33 दुनिया के जिनको मैंने जज किया आज तक। और उनमें मैंने ब्रांड्स जिनको जज किया उसमें सऊदी अरामको, टाटा, रिलायंस, DHL, दुनिया के सारे, बुगाटी, सारे बड़े ब्रांड्स को मैंने जज किया है। रिसेंटली भी अभी 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जिनको मैं जज कर रहा हूँ आजकल। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बस ये कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि किसी तरह हक हलाल की रोज़ी कमाते रहें। माशाल्लाह। आपके वास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए माशाल्लाह वो तो अब लिखने पड़ेंगे, इतने आपने गिना दिए हैं। मुझे ये बताएं कि एक डीमोटिवेशन की एक फ़ज़ा छाई हुई है बिज़नेस ओनर्स के लिए, जो बिज़नेस ओन करते हैं करंटली या बिज़नेस ओन करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए थोड़ा एडवाइस करें। बजट के अंदर हमने देखा कि मिनिमम वेज को भी 37,000 रुपीज़ कर दिया है। तो एक बिजनेस ओनर 37,000 रुपीज़ मिनिमम वेज देते हुए अपने बिजनेस को ब्रेक इवन प्रॉफिटेबल कैसे कर सकता है? क्या उसके लिए कोई होप है? देखिए, परेशानी ज़रूर है, सही है। मैं ये कहता हूँ कि नॉर्मली जो आप देख रहे होते हैं रोडों पे भी लोग निकल रहे होते हैं कि यार इतना बुरा हाल है मुल्क का, ये है वो है। तो मैं कहता हूँ अगर आपको बुरा हाल देखना होता है बिज़नेस ओनर से जाके मिलें, क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा एक ट्रांसपेरेंट चीज़ बता सकता है और इतने मसले मसाइल आपको गिना सकता है जो आपने गिने भी नहीं होंगे कभी। लेकिन क्या हम उन मसले मसाइल से डर के आप काम करना छोड़ देंगे, या आप कोई वे आउट निकालने की कोशिश करेंगे? सही, देखिए चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 50 ब्रांड एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे अपना एक अलग ब्रांड भी चलाता हूँ टेलीमार्ट, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़े स्केल पे काम करता है। तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि कोई ऐसी दुनिया की एजेंसी नहीं है जो मुझे ना सताती हो, कोई ऐसा काम इदारा नहीं है जो मुझे परेशान ना करता हो। मुझे कस्टमर्स परेशान करते हैं, मुझे लेबर कोड परेशान करती है, मुझे किसी भी बात पे कोई भी बैंक मेरा बैंक अकाउंट अचानक लॉक कर देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं। बट देन अगैन मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बिजनेस जो है ना वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है। ठीक है, इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ मेंटली और आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है, आप नहीं कर सकते। देखें यहाँ पे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप देखें ना, तो हमारे कस्टमर्स भी बड़े अजीब से होता है। सही है, वेस्ट वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं होती। कस्टमर, मैंने वेस्ट वर्ल्ड से आप भी खरीदते होंगे, मैं भी खरीदता हूँ चीज़ें। मैं अमेज़ॉन का आज से बायर नहीं हूँ, मैं 2007-8 से बायर हूँ। मैं 2009 से तो सेलर हूँ अमेज़ॉन का। सही है, तो मैंने दुनिया के हर ऑनलाइन स्टोर से, मैंने फ्लिपकार्ट इंडिया से भी खरीदा है। दुनिया में ऐसी चीज़ें नहीं होती जो खासकर आपके सब कॉन्टिनेंट में होती है, कि जहाँ पे कस्टमर इतना रफ होता है, वो आपको ऐसी ऐसी बातें करता है, वो आपको सोशली चैलेंज करता है सोशल मीडिया पे, वो आपको उल्टी सीधी बातें करता है, आपको थ्रेट करता है, आपके ऑफिस पे आके आपको थ्रेट करता है, गन लगा के आपके ऑफिस पे एंटर हो जाता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। तो चैलेंजेस होते हैं, बट देन अगेन इसका मतलब ये नहीं होता कि यू विल टेक अ स्टेप बैक। सही है, इट्स लाइक कि यार आप बोले ये हो गया यार मैं काम नहीं करता, तो इसका मतलब तो ये था कि आप बहाना ढूंढ रहे थे काम ना करने का। ये ज़रूर है कि देखें बिजनेस इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट्स। सही है, बिजनेस चलाते आप इसीलिए, देखें आपने कोई जो है ना NGO नहीं खोली हुई पैसे बनाने आपने डे एंड पे। सही है, अगर कहीं लग रहा होता है कि चैलेंजेस हैं कि इस तरह के टैक्सेज, आपने बोला 37,000 मिनिमम वेज रेट इस दफ़ा कर दी इन लोगों ने। मैं नहीं जानता किसी भी ऐसी कंपनी को, शायद, सही है, बड़ी, आपके पाकिस्तान में कराची में हम रहते हैं माशाल्लाह, तो हमारे भी हज़ारों जानने वाले हैं, आपके भी होंगे।
आप पूछें किसी को भी, ये बेस सैलरी तो नहीं दे रहा कोई भी। हाँ 37 से पहले कुछ कम थी, सही है, लेकिन 30s में ही थी पहले भी, सही है, तो कोई भी नहीं दे रहा। आपके यहाँ चाय बनाने वाला होता है, आपके यहाँ पे सफाई करने वाला होता है, आपके यहाँ पे माली होता है, ऑफिस में होते हैं ना लोग, डेटा एंट्री का स्टाफ होता है, कितने पैसे दे रहे हैं आप उसको? 20, 22, 25 हज़ार रुपये दे रहे हैं। कोई भी मिनिमम रेट को मैच ही नहीं कर रहा है। अब जब मिनिमम रेट को, अब मसला क्या होता है, देखिए आपने एक तो ये बनाया कानून, इसके बाद कानून जो होता है नाफिज करने वाले इदारे, आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़ में चल रहा होता है कानून नाफिज करने वाला, तो होता ही है कि कानून बनाने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट कराना होता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए पेन फैक्टर ये है कि बिजनेस ओनर्स रेडी ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करके। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप इस तरह के बजट्स बनाते हैं, जब भी आप इस तरह के कानून बनाते हैं, तो आप हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को इंटैक्ट रखते हैं अपने साथ। आप उनको बैठते हैं, हमारे साथ बैठे, हम साथ बैठ के कुछ चीज़ बनाएंगे ऐसी जो आपके लिए भी सेंसिबल हो, मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि देखिए बिजनेस ओनर्स जो है ना वो मुल्क चला रहे होते हैं, गवर्नमेंट मुल्क नहीं चलाती है। बिजनेस ओनर्स जो है वो पैसे बनाएंगे तो आपके मुल्क का टैक्स बनेगा। आपके मुल्क का सबसे बड़ा टैक्स क्या, यही तो होता है, टैक्स रेवेन्यू तो होता है, सबसे बड़ा रेवेन्यू आपका टैक्स है। तो अगर बिजनेस ओनर कंफर्टेबल ही नहीं है किसी चीज़ पे और आपने कोई चीज़ बना ली, तो होगा क्या, वो कभी इंप्लीमेंट नहीं होगी। फिर इंप्लीमेंट नहीं होगी, जब लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, यही इदारे आएंगे, बोलेंगे हमें अंडर द टेबल कुछ देते हैं आप पैसे, सही है। इसके बाद एक अलग दर खुल जाएगा लोगों का रिश्वतें लेने का, और बिजनेस ओनर कर रहा होगा ये चीज़, वो बोल रहा होगा यार मैं 20,000 रुपये दूंगा, मैं खुश हूँ इसमें, और मेरे पास 20,000 में बंदा भी काम करने को तैयार है भाई, तो आपने 37,000 क्यों करी है? तो देखिए इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी रिसेंटली जैसे आपने एक तो चीज़ आपने बोली मिनिमम वेज रेट, अब ई कॉमर्स है फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा सेक्शन है जो मार्केटिंग है। अगर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, पहले तो आपने लिमिटेशन लगाई है हमारे मुल्क में कि $30,000 जो है उससे ऊपर एक कार्ड पे लिमिट नहीं है कि वो स्पेंड कर सके। अच्छा, इस पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि आपने ई कॉमर्स को टच कर दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ई कॉमर्स पे इनलाइन करना चाह रहा था, तो मैं चाहता हूँ इसको कंबाइन करके आंसर करें। आपकी देखिए, आपके पहले आंसर से तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर कोई इन हालात में भी बिजनेस की तरफ नहीं आ रहा तो ये उसका अपना एक्सक्यूज़ है, मुश्किलात हैं, उसके साथ ही उसको ग्रो करना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के ई कॉमर्स की तरफ है। ई कॉमर्स एक इंडस्ट्री और आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स के अंदर। तो अब जो आप आंसर करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ इसके साथ उन लोगों के लिए भी करें जो ई कॉमर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्या आज भी आप समझते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ई कॉमर्स का कोई फ्यूचर या स्कोप है, इस तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए ई कॉमर्स पाकिस्तान में अभी तक तो सही मानों में आया ही नहीं है, सही है। तो हम ये जो अभी कह रहे होते हैं ना कि ई कॉमर्स में ये क्या इंडस्ट्री है, बचेगी नहीं बचेगी, जो आपने सवाल पूछा, ई कॉमर्स अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। ये ई कॉमर्स के स्टार्टिंग फेज़ है। जो आप टीथिंग इश्यूज आज देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग फेज़ है ई कॉमर्स का, और हर मुल्क में इसी तरह स्टार्ट होता है ई कॉमर्स। हाँ पाकिस्तान में उसको टाइम फ्रेम ज़्यादा लग रहा है, पेनिट्रेट करने में मुश्किल हो रही है। उसका रीज़न ये है कि देखिए ई कॉमर्स इज़ अ नेम ऑफ ए स्ट्रक्चर। देखिए ऐसा नहीं है कि एक वेबसाइट है ये कर दिया, मार्केटिंग उसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी उसका पार्ट है, उसकी हर चीज़, उसके कोरियर उसका पार्ट है, पेमेंट गेटवेज उसका पार्ट है। ये सारी चीज़ें जो है ना अलाइंड होना ज़रूरी है कि वो कोशिश करें और सारी चीज़ें मिलके बोलें यार हम पूरी इंडस्ट्री को बिल्ड करना चाहते हैं। हर जगह इशूज़ है, मैं तो कर रहा हूँ यही काम, सही है। मैंने इंटरनेशनल ई कॉमर्स भी किया है, मैं लोकल ई कॉमर्स भी कर रहा हूँ, दोनों करता हूँ मैं, सही है। और दोनों में इतना बड़ा गैप है, लेकिन आज भी पाकिस्तान 3% भी टच नहीं कर पा रहा है ई कॉमर्स में, सही है। विच मीन्स 97% मार्केट ओपन बड़ी आज भी, सही है। हाँ ये ज़रूर है कि रिटेल हमेशा डोमिनेट करेगा। जितनी भी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे ई कॉमर्स आपको दिखता है कि यार चाइना इतना बड़ा ई कॉमर्स में, जापान इतना बड़ा है, सही है, वियतनाम इतना बड़ा है, सही है, इंडिया बड़ा हो गया आपको दिख रहा है बराबर में, ये 10, 15, 20% से ऊपर कभी नहीं जा सकते। 20% इज़ द सीलिंग कि यार इससे ऊपर जाए नहीं, क्योंकि देखिए रिटेल इज़ देयर टू डोमिनेट। रिटेल बादशाह है और बादशाह हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि आप बोलते हैं कि यार हम ई कॉमर्स की तरफ आएँ, मैं कहूँगा लोगों को आएँ। आज इतना पोटेंशियल ई कॉमर्स में, मैं जानता हूँ छोटे छोटे लोगों को जिन्होंने स्टार्ट किया है ऐसी मस्ती मस्ती में, और ख़ासकर कराची बेस्ड जो लोग हैं ना ई कॉमर्स में सक्सेसफुल है। उसका रीज़न है कराची इज़ अ पोर्ट सिटी। यहाँ पे जो चीज़ आपको मिलती है, जिन पैसों में मिलती है, इन पैसों में पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल सकती आपको, ठीक है, क्योंकि पोर्ट पे लगनी है ना चीज़, तो सही है, सोर्सिंग यहाँ से आनी है। हाँ ये ज़रूर है हमारे मुल्क में एक अलग चैनल भी चलता है जो ग्रे चैनल है कि एयरपोर्ट पे भी माल उतर जाता है खेपियों के थ्रू, सही है, तो वो लाहौर में भी उतर जाता है, लेकिन उसकी प्राइसिंग हमेशा हाई होती है, सही, क्योंकि बाय एयर एक चीज़ उतर रही है तो वो हाई हो जाती है, जो बाय सी आ रही है वो सस्ती होती है। तो कराची में आपको रेट अच्छा मिलता है, आप चीज़ें उठाएँ, अच्छी मार्केटों में जाएँ, आप स्टार्ट तो करें काम। प्लस आज भी मैं कहता हूँ पहले स्टार्ट में इस तरह आपको लर्न करना चाहिए ई कॉमर्स, लेकिन आगे जाके आपने एक ही चीज़ करनी चाहिए, वो है कि आप अपना ब्रांड बनाएं। अगर आप अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड बनाते हैं, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल इन ई कॉमर्स इन अ लॉन्गर रन।
ठीक है। अगर आप ब्रांड नहीं बना रहे तो होगा ही, आप मेरी जंग में, मेरी रेस में आएंगे, टेलीमार्ट दराज हमारी रेस में आएंगे कि मैं दुनिया का माल उठा उठा के बेचूं, और एंड में हम सारे प्लेयर्स आपको बहुत परेशान करेंगे। उसका रीज़न है, देखें हमने इतने साल लगाए, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं चाहते कि यार हम हमें कॉम्पीट करें, हम चाहते हैं आप हमें कॉम्पीट करें, लेकिन प्रॉब्लम ये, अगर हमें कॉम्पीट करना है ना तो फिर जेब में 5-10 अरब रुपये रख के आइएगा। तो ये उसका रीज़न है, कहते हैं इधर यहाँ पे स्पेंड इतना करते हैं हम लोग, हमने अपने स्ट्रक्चर्स पे, चीज़ों पे इतना स्पेंड किया है पैसा, सही है, आज भी स्पेंड कर रहे हैं पैसा। मैं दराज तो बहुत ओवर स्पेंड करता है, जाहिर है जितना बड़ा जिसका क्वांटम है उसके हिसाब से स्पेंड कर रहा है। तो हम लोगों ने जितना वो कस्टमर बेस बनाया है, चीज़ें बनाई है ना, वो स्पेंड करके बनाई है, ठीक है, कि हमें पता है। और प्लस हम लोगों को जाहिर सी बात है 10-10 12-12 साल पुराने प्लेयर हैं, तो हमें ये भी बेनिफिट हो जाता है कि यार हम लोगों को कस्टमर पहले से जानता है, हमारी गुडविल मार्केट में अच्छी है, फिर हमारे रिटेल स्टोर्स भी आ गए। तो हम रिटेल पे गए भी इसीलिए कि ई कॉमर्स 3% भी टच नहीं कर पा रहा है, 97% इज़ रिटेल, तो मैं रिटेल को स्किप नहीं कर सकता। अली बाबा करना चाहता है स्किप, मैं नहीं करना चाहता, सही है, क्योंकि अली बाबा वॉन्ट्स टू लूज़ मनी, मैं आई डोंट वांट टू लूज़ मनी। तो ई कॉमर्स बहुत अच्छा बिजनेस है, उसमें आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें अभी स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। ई कॉमर्स लोगों ने सही से एक्सप्लोर ही नहीं किया। मैं तो आज भी कहता हूँ इतना ई कॉमर्स आप इतने मस्ती मस्ती में कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे क्विक कॉमर्स है, नहीं करना चाहिए, मार्केट प्लेसेस है, नहीं करना चाहिए। आप ब्रांड स्टोर्स करें, सही, आप अपने ब्रांड बनाएं, आप प्राइवेट लेवल ब्रांड्स बनाएं, उनके ई कॉमर्स स्टोर्स भी बनाएं, उनके रिटेल स्टोर्स भी बनाएं। उसमें आपके पास मार्जिन बहुत हैवी होते हैं। आई नो ब्रांड्स के जहाँ पे वो 3-4 हज़ार रुपये का उसको जोड़ा पड़ता है, 1,000 रुपये की उसकी मार्केटिंग कॉस्ट है, वो 15,000 का सूट बेचता है, सही है। तो आप सोचें कि उसका मार्जिन ही मार्जिन है, उसको हर बिकता हुआ सूट अच्छा लग रहा होता है। वेरेज इन मार्केट प्लेसेज या इस तरह के वाइट लेबल स्टोर्स, आपको हर बिकता हुआ आइटम बुरा लग रहा होता है। उसका रीज़न है कि आपके मार्जिन नैरो है और आप बचा नहीं पा रहे होते पैसे। तो प्राइवेट लेवल ब्रांड में पैसा है, ई कॉमर्स में करा रहे हैं, यहाँ जाना चाहिए। अब ई कॉमर्स के जो चैलेंजेस की मैं बात कर रहा था, चैलेंजेस में प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपके मुल्क में इंप्लीमेंट हो जाती है एक चीज़ कि भाई हमारे पास डॉलर नहीं है, सही है, और फेसबुक को तो डॉलर ही देना है आपने, सही है, आपने AWS यूज़ करें डॉलर देने हैं, गूगल की सर्विसेज यूज़ करें डॉलर देने हैं। तो उन्होंने लिमिट कर दिया कि यार आप $30,000 की लिमिट है हर कार्ड पे, इससे ज़्यादा की स्पेंडिंग अलाउड नहीं है, सही है। अब प्रॉब्लम ये, आई नो ब्रांड्स जो 1-1 करोड़ रुपये महीने की ऐड चलाते हैं, अच्छा, 1 करोड़ से 1 करोड़ की सिर्फ महीने की ऐड चलती, सही है। ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको मैं भी एडवाइस करता हूँ, सही है, जो 80 लाख 90 लाख करोड़ रुपये की ऐड चलाते हैं, 50-50 लाख वाले तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब $30,000 अगर आप इक्विवेलेंट देखें तो 90 लाख रुपए बनते हैं, सही है। वो एक महीने में उड़ा रहा है ब्रांड, वो कैसे करेगा, सही है। प्लस आपने रिसेंटली टैक्स लगा दिया, सही है, अब 25-26% आपका टैक्स लग रहा है मार्केटिंग पे। हम देख रहे थे कि वो बूस्टिंग अगर आप करते हैं तो आपको तकरीबन यही 25% सिर्फ टैक्स पड़ रहा है। 25-26% आपको टैक्स पड़ रहा है। अब आप ये सोचें, अब होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब हमने ऐड स्टार्ट की ना 2013 में, टेलीमार्ट के लिए ऐड स्टार्ट की, उस टाइम पे डॉलर का एक एक्स वैल्यू थी, सही है, उस टाइम पे मेरा ख्याल है डॉलर 100 रुपये के आसपास, सही है। आज डॉलर 250 के आसपास है, सही है, 300 ही गिन लें आप, टैक्स वैक्स चीज़ें मिला के, और उल्टा आजकल कार्ड्स पे आपको 320-325 रुपये तक पड़ता है। तो अगर आपकी जो स्पेंडिंग थी, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए आप स्पेंड करते थे, अब आज वही चीज़ आप 20 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं, आप वही रिजल्ट अचीव कर रहे हैं जो शायद 5 लाख में अचीव कर रहे थे या 6 लाख में अचीव कर रहे थे। तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ गई है, वेरेज आपका रिजल्ट नीचे ही जा रहा है। और अगर आपको उसको उस रिजल्ट को मेंटेन करना है तो भी आप ऊपर जा रहे हैं। फिर आप अगर टैक्सेस लगा देंगे 26%, अब आपकी कन्वर्जन कॉस्ट थी फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये, 26% आपने उस पर टैक्स लगा दिया है, तो अब आपकी 1250 रुपये पर अगर कॉस्ट चली गई है तो आपका तो पूरा बिजनेस आगे पीछे हो गया। तो अभी ये हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि ये इस पॉलिसी के तहत इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि आई नो बिजनेसेस जो इंटरनेशनली अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, इंटरनेशनल कार्ड्स बना रहे हैं, वहीं पे पैसा पार्क कर रहे हैं और वहीं के कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं ताकि वो 26% बचा सकें। दूसरी चीज़, वो $30,000 के ब्रैकेट से बाहर आ सकें। क्योंकि जो ब्रांड, अब मैं, आपके भी दोस्त यार होंगे, हमारे भी, पता क्या कर रहे हैं, या तो वो कंपनी बना लेते हैं, वरना दूसरा तरीका, हर बंदा कंपनी बनाने से डरता है इंटरनेशनली से, कि क्या होगा, कैसे होगा टैक्सेशन, उसको कुछ पता नहीं, उसको पाकिस्तान का नहीं पता, इंटरनेशनल कैसे पता होगा। तो होता ही है, वो क्या कर रहे हैं, यार दोस्त का भी कार्ड ले लिया, भाई का भी ले लिया, अब्बा का भी ले लिया, अम्मी का भी ले लिया, बीवी का भी ले लिया, बीवी की बहन का भी ले लिया, सबके कार्ड्स ले लिए और सबके कार्ड पे स्पेंड कर रहे हैं। और एक अचानक एक दिन आएगा, वो ऐसा बबल बनेगा, क्योंकि FBR वाले तो देख रहे हैं ना कि जिस बंदे की औकात 50,000 रुपये की थी, वो 30-30 हज़ार डॉलर की कैंपेनें चला रहा है, 1-1 करोड़ रुपये की कैंपेनें चला रहा है साल की। तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे इसको पकड़ो, कहाँ से आ रहे हैं इसके पैसे। और फिर क्या होगा, वो सारे लोग तो हाथ खड़े कर लेंगे, मेरे तो थे ही नहीं भाई,
वो कर रहा था मेरा कार्ड यूज़, उसके बाद वो बिजनेस पे आएगा क्योंकि वो बिजनेस वाला वो कार्ड दिखा नहीं रहा होगा, और उसके बाद ये सारे बिजनेसेस इतने डीमोटिवेट होंगे क्योंकि इसके बाद आपके इदारे उठाना शुरू करेंगे, इनको इनके खिलाफ नोटिस इशू होना शुरू होंगे। बिजनेस आज ये नहीं सोच रहे, आज वो क्या कह रहे हैं कि मैं फंस गया हूँ, मैं किसी भी तरह ट्रांजैक्शन करूँ ताकि मेरी मार्केटिंग होती रहे, मेरा बिजनेस तो चले, बंद तो ना करूँ मैं। तो आपको चीज़ें आसान करनी होती है। आई मेट अ पर्सन, वो यूएई का पूरा मुल्क है, जो पूरा मुल्क उसका फाइनेंस डायरेक्टर है, सही है, ही इज़ फ्रॉम द रॉयल फैमिली, सही है, आई नो हिम वेरी वेल। तो उसने मुझे एक बात बोली, सही है, तो उसने बोला अहमद, वेट का डिसीजन भी उसी ने लिया था, सही है, उसी का साइन है उस डिसीजन पे, एक्सपो 2022 में उसके साइन है सारे, वो मतलब फिल्म है पूरी बंदा, सही है। तो मुझे कह रहा है अहमद तुम्हारे मुल्क में एक प्रॉब्लम है। मेरा क्या? कह रहा है देखो, टैक्स कलेक्ट करना होता है ना तो आप टैक्सेशन को आसान कर देते हैं, सही है। कह रहे हैं हमें हमें पैसे चाहिए थे हमारे मुल्क को, हमने वेट लगाया, बोला 5% है फ्लैट, हर चीज़ पे 5% है। तो लोगों को पता था यार, अगर मैं, मेरा खर्चा 100 रुपये था ना, अब 105 रुपये हो गया महीना, इतना आसान था उसके लिए कैलकुलेट करना, उसके लिए हमने मुश्किलात नहीं की। अब उसने क्या बोला, बोला हमने सेम ये चीज़ आपके मुल्क को प्रपोज की, क्या आप करें, सही है। उन्होंने बोला हमें नहीं करना। बोला आपके मुल्क में 3%, 6%, 8%, 10%, 12%, 18%, 16%, 15%, इस इंडस्ट्री में इतना, इस आपके इस प्रोवेंस में इतना, उस प्रोवेंस में इतना, मतलब आप लोग, वो खुद कह रहा है कि आप जो ये खेलते हैं ना उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये होता है कि लोगों को इतना मुश्किल कर दो कि वो टैक्स से भागें, और जब टैक्स से भागेंगे टैक्स एवेजन होगी, इसके बाद इदारे जाएंगे और बोलेंगे अंडर द टेबल मुझे दे दो तो मैं फिर ही बंद कर देता हूँ तुम्हारा केस, ताकि उनके दर खुले हों। बोला हम जो चीज़ें बनाते हैं ना, और हमने आपके मुल्क को भी सजेस्ट किया, वो ये था कि आपका मुल्क पैसे बना ले। आई नो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा केस हुआ, स्कैंडल हुआ, सही है, मैंने उसमें देखा कि वहाँ पे 100 करोड़ रुपये रिश्वत दी गई, एक रिश्वत दी गई, रिश्वत दी गई, सही है, और वो मुल्क को नहीं मिली, वो मुल्क का था। मेरा कंसर्न है मेरा मुल्क, सही है, आपका भी कंसर्न हमारा मुल्क है कि हमारे मुल्क में जब पैसे नहीं है, वो पैसे यहाँ आने चाहिए थे, सही है, वो टैक्स इवेजन के मसलों के पैसे थे, वो यहाँ आने चाहिए थे, वो ये नहीं होना चाहिए था कि कोई अपनी जेबें भर ले उसके लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप चीज़ें मुश्किल करते हैं ना, और चीज़ों का, फॉर एग्जांपल हमारे लिए आज तक ये पेन रहा, अब तो जाके सॉल्व हो गया है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कराची बेस्ड हूँ तो मैं एसआरबी के तहत काम कर रहा हूँ, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, एक पंजाब रेवेन्यू बोर्ड है। होता ये था, हम यहाँ से पार्सल डिस्पैच करते थे, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के नोटिस आ रहे होते थे कि भाई आप हमें भी पैसे दें, तो हमने बोला भाई डबल टैक्सेशन हो जाएगी। कह रहे नहीं नहीं, हमारी टेरिटरी में आके गिर रहा है ना तो आप हमें देंगे, मतलब उनको ये क्लियर नहीं था। हमने फिर क्या किया, हमने भाई एफबीआर का हमने बोला दोनों को आपस में बिठाओ, आप ही के बच्चे हैं भाई, और दोनों हमें मसला मसाइल हल करके दे दो, क्योंकि हम सिंध बेस्ड है, हम तो सिंध के हिसाब से देंगे। अब केपी के वो अलग चल रहा है, सब अलग अलग चल रहे हैं। तो हुआ ये, फिर जाके उन्होंने बोला कि भाई सबको बुला के समझा दिया कि भाई ये एक ही तरफ देना है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी, हमने कलेक्ट कर लिया ना मुल्क की तरफ से। तो मुश्किलात जब आप करते हैं तो लोग बैकआउट करते हैं, तो चीज़ों को आसान किया जा सकता है, ऐसा नहीं। अब ये जो आपने बोला, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी पॉडकास्ट से पहले बोला कि कल मैं इतने बड़े एक हेल्थ केयर के इदारे में गया हूँ, और उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, सही है। मैं, आप इंडस हॉस्पिटल की, चले नाम ले लेते हैं, इंडस हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क में कम लोगों का है, सही है। एक डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का है, एक ही अब्दुल बारी साहब का है, इस तरह के लोग कम है इस धरती पे जिन्होंने इस मुल्क का, इस लोगों का दर्द रखा हुआ है। वो मैं उनके पास गया हूँ, वो कहते हैं यार टैक्सेशन हमारे पे लगा दिया, नया टैक्स लगा दिया, सही है। अब ऐसे लोग अगर डीमोटिवेट हो गए कल, चले ये तो मैं जानता हूँ इन लोगों को ये डीमोटिवेट नहीं होंगे, अल्लाह ने चाहा तो कभी भी, सही है, लेकिन अगर ऐसे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं तो बिजनेसेस स्टेप आउट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। मुझसे लोग आते हैं मशवरा करने, आपको पता है आजकल मशवरे का जो सबसे ज़्यादा जो वो बन गया है ना, लोग आके पूछते हैं सर बाहर चले जाए, आप बताओ कहाँ जाए, मतलब बाहर जाना दिमाग में है इनके, कहाँ जाए ये पूछ रहे हैं मुझसे। बल्कि अभी मैं कल ही एक स्टार्ट देख रहा था, कोई रिसर्च हुई थी पाकिस्तानी पब्लिक पे, उस पर पब्लिक पे बात कर लेते हैं, बिजनेस में हमने काफ़ी बात कर ली, तो मैं उसमें स्टार्ट से देख रहा था कि मोर देन 90% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन चाहती है वो मुल्क से भाग जाए। ये मतलब कि एक खौफनाक नंबर्स हैं, ये जो सर्वे, मुझे नहीं पता कितना क्वांटम था सर्वे का, लेकिन ये एक बहुत खौफनाक नंबर्स हैं। तो बिज़नेस के हमने चैलेंज की बात की, बिज़नेस के हमने सॉल्यूशंस की बात की जो होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अब मुझे पता है पब्लिक, कोई भी बिज़नेस पब्लिक से चलता है, पब्लिक के हालात ये हैं कि वो पाकिस्तान से रास्ता ढूंढ रही है किसी तरीके से मैं भाग जाऊँ। तो आजकल बिजनेसेस जब इतने चैलेंजेस के साथ मौजूद हैं, वो पब्लिक को कैसे रिलीफ दें? हम देखते हैं कि बिजनेसेस आ रहे हैं और हमने बड़े बड़े नाम देखे हैं वाइंड अप होते हुए पिछले 1 से 2 साल के अंदर, जो ह्यूज चेन्स में हमने वाइंड अप होते देखी हैं, हेल्थ केयर की, रिटेल सेक्टर्स की, एयरलिफ्ट जैसे बड़े नाम हैं। तो बिजनेस कैसे फैसिलिटेट करे पब्लिक को? देखें,
डे एंड पे बिजनेस आर मेंट टू बी मेकिंग प्रॉफिट्स, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो बनते ही कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आपके प्रॉफिट्स नैरो होना शुरू हो जाते हैं ना, आपको दिख रहा होता है, तो या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, मैं सेलेक्टेड रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, और मेरे सिर्फ उनसे एक ही जंग होती है कि भाई तुम रेट बढ़ा दो, क्वांटिटी कम नहीं करो या क्वालिटी नहीं गिराओ यार, सही है। और ये चीज़ मुझे आपने भी देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में, चीज़ों में, हर जगह क्वालिटी गिरना शुरू हो जाती है। क्यों? डे एंड पे उसने पैसे बनाने हैं, सही है। वो कहता है यार मेरे टैक्स लग गया, ये लग गया, वो लग गया, अब मैं पैसे कैसे बनाऊँ? वो क्या करेगा? क्वालिटी गिराना शुरू कर देगा या क्वांटिटी कम करना शुरू कर देगा। वो ऐसी जगहों से खेलना शुरू करता है, जिससे प्रॉब्लम किसको आता है? कस्टमर को आता है। लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये हो गया है, लोग टैक्स देना चाहते हैं। लोग कहते हैं टैक्स हम देंगे, जो बोलोगे वो देंगे, लगेगा कहाँ? हमें बेनिफिट कहाँ है उस चीज़ का? सही है। तो नॉर्मली हुकूमतें सब्सिडाइज करती हैं, सही है। आपके मुल्क में सब्सिडी के नाम पे आप पेट्रोल पे सब्सिडी लगाते हैं, सही है। पेट्रोल पे सब्सिडी से अच्छा है कि आप रोटी पे सब्सिडी लगाएं, आप खाने पे सब्सिडी लगाएं, दालों पे, चावल पे, इन पे सब्सिडी लगाएं अगर आपको लगानी है, कि इंसान खा सके। देखिए, जब भरा पेट होता है ना, इंसान प्रोडक्टिव सोच सकता है। जब उसको खाने की टेंशन ना हो ना, कि मैं और मेरे बच्चे खाएंगे कैसे, हम छत में रहेंगे कैसे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे देंगे, बेसिक नेसेसिटी है रोटी, कपड़ा, मकान। आप जब इनको रिस्पॉन्ड कर देते हैं ना कोई हुकूमत, तो आपके सारे लोग होशियार पैदा होते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि फिर वो खाने की नहीं सोचते, इन चीज़ों की नहीं सोचते, बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं होते, फिर वो सोचते हैं पैसे कैसे बनाना है। फिर आपके मुल्क अपलिफ्ट होते हैं। आप वेस्ट वर्ल्ड में जाएँ, कोरोना आया, सबको घर में बिठा दिया यूएसए में, बोला $1000 देंगे, पता नहीं $800 देंगे महीना, बैठो घर पे। ऐसे भी थे मुल्क जहाँ $1800 बैठे बैठे मिल रहे थे, घर बैठो यार, हम आपको देंगे। तब जब जिसको घर बैठे बैठे पैसे मिल रहे, घर बैठे बैठे फारिग थोड़ी बैठेगा। अब वो दिमाग चला रहा है बैठे बैठे, अब वो दिमाग चला रहा है, वो चांद पे पहुंच गए, दिमाग चला चला के लोग, सही है, हम चांद पे पहुंच जाएंगे भाई। तो लोग प्रॉब्लम में हैं, लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन आज भी बिजनेसेस ऐसे हैं। जैसे मैं रिसेंटली एक बात है मैं आपको बताता हूँ, चल, मैं बिज़नेस से इंटैक्ट रहता हूँ, सही है। एक बिज़नेस के पास जाता हूँ मैंने उसको देखा, उनका नाम है दवा हेल्थ केयर, सही है। इन लोगों ने कमाल ये कि आप जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम किसी भी इंसान का वही होता है कि एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ अपने पैसों को लेके, खाने पीने के रोले डले हुए, और उसमें प्रॉब्लम आ जाता है अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए। जैसे ही कोई बीमार हुआ, आप परेशान हो जाते हैं कि यार, अब हमने देखा है अच्छे अच्छे लोगों को कि जैसे ही वो बीमार होते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे हैं, लिटरली इन्फ्लुएंसर्स, कि जिनके पास अंधा पैसा है, लेकिन जब वो किसी बीमारी में, उनके ख़ानदान में, घर में कोई करीबी लोग बीमारियों में गए ना, तो मैंने उनकी फंड रेजिंग होती देखी है कि उनके पास पैसे नहीं थे उस चीज़ को करने के लिए। तो अब फॉर एग्जांपल दवा हेल्थ केयर में गया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ग्लोबली यार एक्नॉलेज कॉन्सेप्ट है, लोग पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ। आप इंडिया जाएँ यही चल रहा है, यूएसए जाएँ, आपके जानने वाले रहते होंगे, मेरे जानने वाले ख़ानदान वाले रहते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं होता कि डॉक्टर ये पर्ची पे ये लिख के दे रहा है दवाई, वो कहता है ये मॉलिक्यूल यूज़ कर लो, ये फार्मूला यूज़ कर लो। अब ये फार्मूला कहीं से भी किसी भी कंपनी का उठा लो, कुछ भी उठा लो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब यही कॉन्सेप्ट ग्लोबली चल रहा है, पाकिस्तान में ब्रांड नेम चलते हैं। अब ब्रांड नेम का प्रॉब्लम क्या होता है? अब जैसे मैं स्टोर पे गया, मैंने जाके वहाँ देखी बड़ी अच्छी सी चीज़, मुझे डिफरेंट लगी एक चीज़, सही है। वो डिफरेंट क्या था? आप जाके बोलते हैं यार ये मेरी पर्ची है, ये फॉर एग्जांपल 12-15 हज़ार की दवाइयाँ बन रही हैं, आपने उनको दिया, उन्होंने बोला कि भाई अगर आप चाहते हैं कि 12-15 हज़ार में ब्रांड्स ही चाहते हैं ना, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, हम आपको दूसरे ब्रांड्स दे देंगे जो लोअर प्राइस में। आपने बोला नहीं यार मुझे जेनेरिक्स दे दो, तीसरा उनका ऑप्शन जेनेरिक्स है। जेनेरिक्स भी वही ब्रांड है, वही मॉलिक्यूल, वही फार्मूला, उतनी ही उसकी वो एक्सेप्टेबिलिटी है, सारी चीज़ें वही हैं, वही आपको उतना सुकून देगी दवाई। आपने वो लेते हैं, आपको कोई 20% पैसों के आसपास आपको वही दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, और ये भी नहीं है कि कोई चांद से उठा के ले गया कॉन्सेप्ट, तो होता ये है कि आप कॉन्सेप्ट में जिद्दत आपकी आपकी देखिए, आपका मुल्क आगे कब बढ़ता है? जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लाया जाए जो कि रेलेवेंट हो और जो बेनिफिट देते हो कस्टमर्स को। अब ऐसा तो नहीं है कि दवा हेल्थ केयर प्रॉफिट नहीं कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, उस पर भी उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। एक तरफ वो प्रॉफिट कर रहे हैं जो कि बिजनेस का कोर है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करना है, दूसरी तरफ वो लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, ऑप्शंस की बात की, अभी आपने बात की, हमने देखा था इंडिया के अंदर पूरा मॉडल आया था जेनेरिक का, जो खासकर जिन्होंने रियल मानू में जो है इम्प्लीमेंट किया, उनका भी चैलेंज यही था कि वो शायद टू प्योरली जेनेरिक पे काम करता है, लेकिन आपने नई चीज़ बताई कि वो जो है मतलब ऑप्शंस दे रहे हैं, तो ये एक जिद्दत है कि पाकिस्तानी और बिजनेस देखिए इस तरह के बिजनेसेस जब सामने आएंगे ना, तो मैं इसीलिए देखिए, मैं नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ बिजनेस को। मैं पिछली पॉडकास्ट में मैंने 2-4 बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट किया, उसका रीज़न है, देखिए कोई अच्छा काम कर रहा है
तो हमारा एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, हमारा काम है कि हम उस ब्रांड को पुश करें कि यार वो अच्छा काम करें। आज मेरे ख्याल उसकी 5-6 आउटलेट्स हैं, मैं तो चाहूँगा उसकी कल 200 आउटलेट हो पूरे पाकिस्तान में जाएँ, क्योंकि जितना वो बढ़ते रहेंगे उतना ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देंगे। आज जो चीज़ आप 1000 रुपये की ले रहे हैं, वही चीज़ अगर आपको 150-200 रुपये में मिल जाती है, आपके 800 रुपये की सेविंग है। प्रॉब्लम ये है आपके मुल्क में इतने मसले मसाइल हैं, इतने टैक्सेशंस, ये वो अगड़म शगड़म, फिर नए मसले मसाइल आते रहते हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो दवाइयाँ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल माय मदर, सही है, मेरी अम्मी जो है वो शुगर की पेशेंट हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, और 2-3 उनको वो हैं बीमारियाँ। अब मुझे पता है कि उनका महीने का इतने हज़ारों रुपए का बिल बनता है। अब फॉर एग्जांपल किसी घर में 50,000 की दवाई आ रही है, अगर वो जेनेरिक्स में मूव कर जाता है और वो 80%, 50%, मैं कहता हूँ 50% भी सेव कर लेता है जेनेरिक्स पे जाके, तो यार उसके पास 25,000 रुपये बचना शुरू हो जाएंगे। वो बिजली के बिल 25,000 में दे वो देगा। बिजली के बिल में दे देगा, कहीं और दे देगा जहाँ उसको पता है कि यार वहाँ अब नीड है, तो वहाँ पे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, मुझे दिख रहा है कि बिजनेसेस आ रहे हैं जो कि सोशल कॉज भी एक लेके आ रहे हैं, प्लस उसमें एक बिजनेस एंगल भी है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। और इसी तरह से अगर बिजनेसेस आते रहेंगे, देखिए हमारे कम्युनिटी में एक चीज़ है, हम लोग जितने बुरे हों, जितने करप्ट हों, जो भी हों, हमारे मुल्क में एक चीज़ है कि हम लोग जो है ना, सोशली हम मुस्तकिल अवेयर होते हैं, सही है। हम चाहते हैं कि एक दूसरे को हेल्प करना। इसी वजह से पाकिस्तान में अगर डोनेशंस देखें जिस तरह दी जाती हैं, जैसे मैंने आपको इंडस हॉस्पिटल बोला, तो उसमें सिर्फ डोनेशंस पे ही पूरे पूरे बिजनेसेस चल रहे हैं। तो इसमें होता ये है कि लोग स्पेंड करना चाह रहे हैं, लोग देना चाह रहे हैं। तो जब लोग डोनेशन देना चाह रहे हैं, इसका मतलब लोग इस तरह हैं कि यार एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। सही है कि जहाँ दिख रहा है कि कोई परेशान है, तो अगर वो उसी परेशानी की सोल्यूशन को आप अपना बिजनेस बना लेते हैं और मिनिमम मार्जिन पे आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, जैसे एक ब्रांड मैंने आपको पता वो कर रहा है। अच्छा, फाइनली मुझे ये बताएं कि इस टाइम पे मैंने देखा बहुत से मोटिवेटेड लोग थे जो कि पहले कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान। लेकिन आज मैं उनके अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ, बल्कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो बाहर गए हैं पाकिस्तान को मुस्तकिल छोड़ के। जो पाकिस्तानी पब्लिक पीछे रह गई है, जो उन लोगों में नहीं है कि जो बाहर जा सकते हैं, या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो बाहर जा सकें, तो उनको क्या फाइनल एक मैसेज देंगे कि वो क्या सर्वाइवल के लिए उनको क्या करना चाहिए, या कैसे सर्वाइव करें, या आप मुल्क से बाहर जाएं ना जाएं, तो क्या आपकी तरफ से कंक्लूसिव मैसेज होगा उनके लिए? यार आपने एक रिसर्च का आपने बोला है 90% लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, सही है। वो 90% लोग, मैं बताऊंगा, वो लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते, सही है। देखिए बाहर जाने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगती है, बहुत पढ़ाइयाँ लगती हैं। आप, हमारा एक कोर बिलीफ है, मैं बचपन से एक चीज़ पढ़ाई गई है, गोरा आपसे 10 साल आगे है ना। उस गोरे के मुल्क में जो आपसे 10 साल आगे, आप कैसे कॉम्पीट करेंगे विथ योर सेट ऑफ एजुकेशन? जामशोर टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब पढ़ के आपको क्या लगता है आप गोरे को कॉम्पीट कर लेंगे? आप नहीं कर सकते कॉम्पीट, सही है। तो बाहर जाना इज़ नॉट एन ऑप्शन, मैं आपको ये बता दूं, इज़ नॉट एन ऑप्शन। या तो आप बोलें कि मैं इतने लाख 25-50 लाख करोड़ रुपए की पढ़ाई करके इसके बाद मैं बाहर सेटल होना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अगर करोड़ रुपए की पढ़ाई कर ली आपने, मेरा दोस्त है, सही है, उसने करोड़ रुपए के आसपास की पढ़ाई की और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। वो वापस उसने सोचा पाकिस्तान आने का भी। मैंने बोला 1 करोड़ रुपए को जब तक तुम करोड़ रुपए निकालोगे ना, जब तक तुम बुढ़े हो जाओगे। सेविंग्स में करोड़ रुपए तुम्हें बाहर करने हैं, अब्बा को सिर्फ ये पढ़ाई के भी देने हैं, बाकी सेविंग फिर सोचना अलग कि मैं घर बना लूँ, मैं ये बना लूँ, मतलब तुम उसी में पूरे हो जाओगे। आज करोड़ रुपए बनाना बहुत मुश्किल काम है सैलरी वाले के लिए, सही। तो बाहर जाना मैं कहूँगा इज़ नॉट एन ऑप्शन। येस, अगर आपको बहुत सिक्योर है, आपको लग रहा है कि मेरा ख़ानदान बाहर रहता है, या मैं सेटल हो ही जाऊँगा, या मुझे कोई बहुत अच्छी ऑफ़र है, फिर तो आप जाएँ। देखिए हम यहाँ पे अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, यह याद रखिएगा। हमारे पास ड्राइवर होते हैं, हमारे पास मासियाँ होती हैं। मैंने देखा है छोटे छोटे घरों में मासियाँ आ रही काम करना है। दुनिया में नहीं होता ही है। दुनिया में लोग खुद काम करते हैं, अपने वॉशरूम भी खुद साफ़ करते हैं, अपने खाने भी खुद बनाते हैं, डिश भी खुद वॉश करते हैं। तो बाहर की लाइफ बहुत मुश्किल है। प्लस यू विल ऑलवेज रिमेन अ थर्ड क्लास सिटीजन देयर, सही है। आप बन जाएं ग्रीन कार्ड होल्डर भी, आप लगा लें वहाँ पे इतने साल, आप ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाए, उसके बावजूद आप एक थर्ड क्लास सिटीजन है, बिकॉज आपकी चमड़ी कहती है आप पाकिस्तानी हैं, आप गोरे नहीं हैं। तो ऐसा एक टाइम आएगा, मैं कह रहा हूँ मेरा ख़ानदान रहता है यूएसए में, ट्रंप आया वहाँ पे, जब देखा कि यार इतना एंटी मुस्लिम एक वो चीज़ बन रही है, हाइप बिल्ड हो रही है, वो सब ने यहाँ के प्रॉपर्टियाँ खरीदना शुरू कर दी। मेरे कजन्स ने कह रहे हैं पाकिस्तान आना पड़ेगा वापस, किसी भी टाइम ये तो आएगा, पाकिस्तान आ जाएंगे। तो जब आप ये सोचेंगे जब 30-40 साल के गैप के बाद वापस पाकिस्तान आएंगे, या उस टाइम आप नहीं आपके बच्चे आ रहे हैं, वो पॉइंट ज़ीरो पे होंगे, वो रॉ होंगे। और हमारे मुल्क में सर्वाइव वो कर सकता है जो यहाँ का रहने वाला हो,
क्योंकि हमारे यहाँ जुगाड़ पे पूरा मुल्क चल रहा है हमारा, सही है। हम बाय द बुक्स नहीं चलता हमारा, ना कारोबार चलते हैं ना कुछ चलता है बाय द बुक्स। तो उसमें बाहर से आया हुआ बच्चा जो कि बिल्कुल साफ सुथरा है बेचारा, वो बाय द बुक्स काम करने का आदी है क्योंकि गोरों ने उसको वो सिखा दिया, वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो इट्स नॉट एन ऑप्शन। प्लस अगर देखिए पैसा बनाना मेन चीज़ है ना, आप पैसे कमाएंगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे रहना चाहेंगे। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप भाग रहे हैं उससे, वो अलग बात है। मैंने देखा है यार, आप रेडी भी लगाते हैं उसमें भी पैसे बनते हैं। कल मुझे एक बंदे ने, बहुत सीनियर एक बंदे ने मुझे एक वो स्टार्ट दिया, बोला 132 अरब रुपए तो सिर्फ बेगर्स बनाते हैं हमारे मुल्क में साल के। 132 अरब रुपए सिर्फ भीख मांग के बना रहे हैं। कल रिपोर्ट भी किया मैंने, कोई न्यूज़ देख रहा था कि वो इंटरनेशनली जा रहे थे मांगने के लिए, बेगर्स उन्होंने कल जहाज से बाहर निकाले। देखें तो हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री बना दी है, तो जिसने पैसे, मैं कहता हूँ अब वो भी बेगर्स भी काम ही कर रहे हैं ना। देखिए वो मुशक्कत कर रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, सही है। वो अलग बात है कि वो गलत चीज़ है, लेकिन उसने 132 अरब रुपये उन लोगों ने बना लिया यार। तो और ये डॉक्यूमेंटेड नंबर है, तो अनडॉक्यूमेंटेड कितना बड़ा नंबर होगा। तो पैसे बनते हैं आपके मुल्क में, और आपके मुल्क में आसानी से बनते हैं। उसका रीज़न क्या है कि आप पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम हमारे लोगों को समझते हैं। हम वहाँ, आप गोरे के पास जाएंगे, आप छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करने में ही पूरे हो जाएंगे, कंपनी रजिस्टर कराएंगे, आपको वो समझ नहीं आएगी, टैक्सेशन समझ नहीं आएगी। पहले तो कितने लोग ऐसे हैं बेचारे जो अंग्रेज़ी में फंस जाते हैं, सही है। इसके बाद आपको वो देखेंगे इसी नज़र से, यार ये पाकिस्तानी है। आज आपको पता है तकरीबन बड़े एयरपोर्ट्स पे दुनिया के, तकरीबन बड़े एयरपोर्ट्स पे दुनिया के, वो जैसे ही आप कहते हैं ना मैं पाकिस्तानी हूँ, आपका पासपोर्ट देखे वो आपसे 4 लाइनें और पूछता है, सही। क्यों? उसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, तो ये कहीं भी घूमने भी जा रहे हैं ना तो स्लिप हो सकता है। तो ऐसे मुल्क में आप ऐसी जगहों पे जाना क्यों जहाँ पे आपकी इज़्ज़त ना हो, जहाँ पे आप छुप छुप के रह रहे हो। आप उस जगह रहें जहाँ अल्लाह ने आपको रखा है। हम इस मुल्क को उठा सकते हैं। देखें 20-25 लाख लोग इस मुल्क को गवर्न करते हैं, सही, सिंपल नंबर दे दूँ मैं, हम 25 करोड़ बंदा है। 25 या वहाँ 313 मुसलमान थे, हाँ उनके दीन का लेवल अलग था, सही है। उनके जो मतलब अल्लाह पे बिलीफ चीज़ें वो बहुत अलग लेवल पे थी। वो जाके पूरी दुनिया फतह कर लेते हैं, आगे जाके आहिस्ता बढ़ते 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 पूरी दुनिया फतह। हम यहाँ 25 करोड़ बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और हम मायूसी वाली बातें करते हैं। मायूसी कुफ्र है। उसका रीज़न है कि आपने इसका मतलब अल्लाह पे वो डाल दिया कि यार शायद ये चीज़ नहीं होगी। बल्कि मैं तो देखता हूँ इवन लोगों ने स्लोगन तक चेंज कर दिया। हम कहते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश है और चाहते हैं कि हम हरदम यही रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों ने स्लोगन ही चेंज कर दिया, कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। उसका रीज़न है, देखें उनकी मेंटालिटी है, उनकी मेंटालिटी है। देखें बुराई है मुल्क में, मुझे मैं कह रहा हूँ ना, आपसे ज़्यादा मुझे पता है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे पता है ना कितनी बुराई है। मैं फेस करता हूँ ना कितनी चीज़ों को। इसके बावजूद अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि यार पाकिस्तान में रहना चाहिए, इसका मतलब पाकिस्तान में बात तो है ना, सही है। अल्लाह ने पाकिस्तान को हर नेमत दी है, सही है। सिर्फ हम जो लोग हैं ना, हम मेंटली करप्ट हो गए। हम जैसी अच्छी चीज़ें देखना शुरू कर देंगे ना, हम इन ड्रामों से बाहर निकलेंगे, हम इन न्यूज़ से बाहर निकलेंगे, हम ये चीज़ें शेयर करना शुरू कर देंगे, शेयर करना छोड़ दें कि भाई इसने इसको गोली मार दी, उसकी वीडियो हम शेयर कर रहे होते हैं। आप खुद सोचें कि आप मेंटली किस तरह, हम रिटार्टेड हैं, लिटरली रिटार्ड हैं। हमारे दिमाग उस तरह के बन गए हैं कि हम लोग मॉरली एथिकली हर तरीके से करप्ट हो गए। तब आप क्या करें, अच्छी चीज़ें देखना शुरू कर दें। दुनिया से सीखना चाहिए ना, अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करें, अच्छी चीज़ें देखना शुरू करें। ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग है ना, इसमें अच्छा बीज डालेंगे ना तो अच्छी फसल निकलना शुरू हो जाएगी। और अभी जो जनरेशन है जिसने हमें ये मुल्क दिया, सही है, मैं कहता हूँ उन्होंने सही काम नहीं किया, सही है। मेरे वाले साहब भी कहते हैं हमने तुम्हें सही मुल्क नहीं दिया है हम लोगों ने, क्योंकि हमारी जनरेशन का काम था तुम्हें सही मुल्क देना। आज हमारी जनरेशन बड़ी हो रही है, हम बड़े हो रहे हैं, सही है। हमें हमारे बच्चों के लिए अच्छा मुल्क छोड़ना है। जो लोग आज काम करें तो अच्छी चीज़ देखें, अच्छी चीज़ बोलें, अच्छी चीज़ सुनें, और दुनिया से, पूरी दुनिया से सीखें, इररिस्पेक्टिव वो कौन सा मुल्क है, वहाँ पे किसकी आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे कौन सा रिलीजन फॉलो होता है। अब अच्छी चीज़ सीखें, उसको अपने मुल्क में लाएं और अपने मुल्क को बढ़ाएं। 25 करोड़ बंदा जब ये कहता है ना हम मायूस हो गए, हमसे कुछ नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ इसके बाद आपको मर जाना चाहिए, सही है। 25 करोड़ बंदा, सही है। दुनिया में 6ठे नंबर पर हम, दुनिया में 6ठे नंबर पर हमारी पॉपुलेशन है। क्या फ़ायदा अगर हम सारे लोग मायूस ही हैं। ये 25 करोड़ बंदा दुनिया पछाड़ सकता है यार। आपको पता है गोरा आपसे डरता है। मैं कितने ऐसे गोरों को जानता हूँ जो कहते हैं यार तुम कितने ज़्यादा हो तुम लोग, यार तुम लोग तो कुछ भी, मसला ही हम इतने ज़्यादा हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। तो हमें उस चीज़ को यूज़ करना है राइट उसमें डायरेक्शन में। हमने झाग नहीं बनना साल। हाँ तो देखिए हम तो रूल कर सकते हैं आप दुनिया पे, हाँ, लेकिन हम क्या, अभी तरीका क्या होता है आगे बढ़ने का? तरीका बड़ा सिंपल है, उसमें मैं क्लोज करूँगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ हमें एक चीज़ गलत बिल्ड की गई हमारे दिमाग में, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत अच्छे हैं, दुनिया हमारे पीछे मर रही है, हमसे ज़्यादा स्मार्ट लोग दुनिया में पैदा नहीं हुए, हम ज्योग्राफिकली ऐसे पॉइंट पे हैं, पूरी दुनिया को हमारी ज़रूरत ना, पूरी दुनिया को हमारी ज़रूरत है ना, हम अच्छे लोग हैं, हम बहुत बुरे लोग हैं। अगर आज इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ ना, तो पता है क्या होगा, मैं अपने आप पे काम करूँगा।
मैं बोलूँगा कि यार हाँ चलो, मैं अब जो है ना अपने आप पे काम करता हूँ, मैं चीज़ों का अच्छा करता हूँ अपने लिए, अपने मुल्क को भी अच्छा करना है, मुझे अपने आप को भी अच्छा करना है। जब हम मानेंगे ही नहीं हम पीछे हैं और हम बुरे हैं, तो हम सही कैसे होंगे? गुनाह, आपको पता है सबसे सबसे खतरनाक गुनाह कौन सा होता है? जो आपको, जो जिसको आप गुनाह समझते ही ना हो। क्योंकि जब आप जिसको गुनाह नहीं समझते ना, वो आप उसको करते भी रहेंगे और आप उसकी कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। सही है, तो ये वाले गुनाह सबसे खतरनाक होता है। तो यही चीज़ हमारे मुल्क के साथ हो गई, हम सबके साथ, कि हम सारे लोग समझ रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम इतने अच्छे, हम इतने अच्छे, हमारी दुनिया हमारे पीछे मर रही है। दुनिया को पाकिस्तानी ही रिसोर्स चाहिए। क्यों दुनिया के अच्छे पाकिस्तानी बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोजीशन पे नहीं है? क्यों नहीं है दुनिया में? पाकिस्तान की कितनी कंपनियां मल्टीनेशनल हो गई हैं, क्यों इतनी कम हुई हैं? सही है, क्यों हम बड़े अच्छे स्केल पे काम नहीं कर सकते किसी भी दुनिया की जगह पे? उसका रीज़न है क्यों बड़ी बड़ी कंपनियों के स्कैंडल निकल के आ जाते हैं, अच्छे अच्छे निकल के। सही है, क्यों हमारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के स्कैंडल निकल आते हैं? उसका रीज़न ये हम बुरे हैं। हम अपने आप को करेक्ट करना शुरू करते हैं, हम मान लें हम बुरे, कोई मतलब नहीं, मैं भी मानता हूँ ना, मैं देखें 25 करोड़ होते हैं, मैं भी तो हूँ ना। आपका ना रिक्शे वाला सीधा है, ना आपका रेडी वाला सीधा है, ना आपका दुकान वाला सीधा है, ना आपका कोल्ड ड्रिंक वाला सीधा, आपका कोई भी बंदा सीधा नहीं है। हमारे मुल्क में हर बंदा अपने लेवल पे करप्ट है। हम अपने आप को, हम अपनी ज़ातियात को सेट करना शुरू करें, ऑटोमेटिक जब ये 25 करोड़ बंदा सेट हो जाएगा ना, आपके हुक्मरान भी वैसे ही आएंगे। हदीस में है ना, आपके अमाल आपके हुक्मरान। सही है, डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। उसका रीज़न है कि जब 100% लोग हैं, 100 में से 90% तो बेवकूफ़ ही होंगे ना। सही है, या वो कम लिटरेट कम होंगे, उनको नहीं समझ होगी। जो 90% चूज़ करके लेके आएंगे वो बैठा होगा हमारे सर पे। तो हम लोगों को अपने आप को ग्रो करना है, हमें अच्छी चीज़ें पढ़नी है, अच्छी चीज़ें देखनी है, दुनिया के साथ अपने आप को मैच करना है, अच्छी चीज़ें करें। मान लें हम बुरे हैं, लेकिन आप जब इसको सेट कर लेंगे ना, तो ये 25 करोड़ बंदा जब सोना होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। प्लस इसमें वुमेन वर्कफोर्स को लाएं, औरतें बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। सही है, हमारे मुल्क में एक इसको वो बना दिया है कि यार औरतें क्यों काम कर रही हैं, क्या है। औरतों के लिए बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो सिर्फ औरतें कर सकती हैं, वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। सही है, औरत जैसी डॉक्टर नहीं हो सकती, औरत जैसी नर्स नहीं हो सकती, औरत जैसी, अगर आप वो देख लें PhDs हैं, मैं देखता हूँ औरतों को, तो पढ़ाई में औरतों से, आपको भी पता है, आप और हम इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे, जितने लोग हम पढ़ते रहे हमारे साथ फीमेल्स ने पढ़ा है, फीमेल जितना अच्छा पढ़ सकती है हम पढ़ ही नहीं सकते। सही है, उनकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत अलग होता है। उसका रीज़न है हम इधर भी भाग रहे हैं, उधर भी भाग रहे हैं, हमारी 100 चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो इतनी सारी ऐसी फील्ड्स हैं, इतनी सारी, जहाँ पे औरतें डोमिनेट कर सकती हैं। आपके मुल्क में 13 करोड़ औरतें हैं, 13 करोड़ औरतें हैं जो घर बैठी है। 12 करोड़ बंदा मुल्क चलाने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है? सही है, 13 करोड़ औरतों को लाएं जहां पे वो हमें कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं। कुछ ऐसी पोजीशंस होंगी जहां पे औरतें, मैं जानता हूं औरतों को जो अरबों रुपए के ब्रांड्स चलाती हैं, लिटरली अरबों रुपए के ब्रांड्स चला रही हैं औरतें, लेकिन वो खामोशी से बैठी है। मैं उनको कहता हूँ आप सामने निकले यार, बताएं लोगों को कि मैं चलाती हूँ ब्रांड। तो हमें अपने आप पे काम करना है, ऑटोमेटिक हमारा मुल्क अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मुल्क से भागना कोई ऑप्शन नहीं है, भगोड़ों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। आप यहाँ भागेंगे, कल उस मुल्क में कोई मसला हो जाएगा, वहाँ से भाग जाएंगे, पूरी ज़िंदगी यही खेलते रहेंगे। तो एक जगह जहाँ चीज़ सेट है, माँ बाप ने कोई घर बना लिया है, कोई चीज़ें बना ली है, 4 लोगों को आप जानते हैं, उनकी मेंटालिटी को आप रीड कर सकते हैं, तो आप क्या है, नेसेसिटीज़ ढूंढना शुरू करें, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कोई छोटे मोटे बिजनेस कर लें। मेमन से मशहूर है, मैं कहता हूँ, वो मेमन कहता है रेडियो अपनी हो, रेडी लगा लेगा बंदा कि हाँ यार रेडी है, इससे 2 कर लूँगा, कल 4 कर लूँगा, फिर दुकान कर लूँगा। तो तरीका है अपलिफ्टिंग का। दुनिया में बहुत सारे मुल्क बर्बाद हुए हैं, चाइना आपके सामने एग्जाम्पल है, इंडिया आपके सामने एग्जाम्पल है, किस तरह वो अपलिफ्ट हुआ है। छापना शुरू कर दें, वहाँ भी इंसान के बच्चे ही थे, यहाँ भी हम इंसान के बच्चे ही हैं। हाँ थोड़े बहुत हम बिगड़ गए, हमें वापस बना दिया जाए इंसान का बच्चा, ऑटोमेटिक हम ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मुल्क को सपोर्ट करना, मुल्क आपका सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट करेगी, और इस तरह की पॉलिसी, इस तरह की चीज़ें बनाएंगी, तो होगा यही कि अच्छी चीज़ें अगर वो बनाती है ना, तो आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाता है अच्छाई का भी। और यही चीज़ें गलत बना लेगी ना, तो फिर गंदगी का भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको हुकूमत देती है। जैसे आप जाएँ जहाँ पे छोटी छोटी मार्केटों में इतनी इतनी सी 4x4 की दुकानें, अरबों रुपए का काम कर रहे हैं, 1 रुपये का टैक्स नहीं देता है। पूरे मुल्क को पता है वो 1 रुपये का टैक्स नहीं देते, उनसे कोई टैक्स नहीं लेता। मैं वाइट कॉलर काम करता हूँ, मैं 100% टैक्स दे देता हूँ, क्योंकि मैं तो दुनिया के सामने हूँ, मैं तो छुपा भी नहीं सकता, मैं छुपाना चाहता भी नहीं हूँ। तो उनको टैक्स ब्रैकेट में लाएं। आपके मुल्क में टैक्स ब्रैकेट में चंद लाख लोग हैं, 25 करोड़ बंदे को लाएं टैक्स ब्रैकेट में, बोले अपना थोड़ा सा ही चंक से ही दो, और फिर उसको उसका बेनिफिट दिखाएं कि उसने टैक्स दिया तो उसका बेनिफिट भी होता है। दुनिया करती है कि टैक्स इसलिए देते हैं वो लोग कि बेनिफिट होता है। मैंने बोला ना, $800, $1000, $1800 घर बैठे बैठे मिल रहा है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं करने को, लेकिन हम करेंगे, हम भाग जाएंगे तो करेगा कौन? अगर आपको लगता है आप होशियार हैं, तभी इसका मतलब आप सोच रहे थे बाहर जाने का, क्या आप होशियार है ना?
तभी तो आप सोच रहे हैं कि मैं यूएसए में भी सेटल हो सकता हूँ, मैं यूके में सेटल हो सकता हूँ। तो होशियार लोग अगर सारे छोड़ के भाग जाएंगे उस मुल्क के लिए, मेरे इस मुल्क के लिए, मेरे तो ख़ानदान वाले कट मर के आए। मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे मेरे मेरे जो फोर फादर्स हैं वो तो कट मर के आए हैं वो इंडिया से। तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको क़यामत के रोज़ कि यार ये मेरे लिए मुल्क बना के लेके आए थे और मैं भाग गया इस मुल्क से, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल थे, लोग सता रहे थे थोड़ा थोड़ा सा। आप बना लें, आप अपनी जन्नत खुद बिल्ड कर सकते हैं। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसीलिए बनाया कि वो दिमाग चलाता है। आइए तो जानवर वाली बात है कि भेड़, वो आपने बोला भेड़ वहाँ भी जा रही है, सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, मैं भी उसमें भेड़ चाल में वहाँ चले जाता हूँ। तो चीज़ें हो सकती हैं, हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और अल्लाह ने चाहा तो हम ये मुल्क वापस उस जगह पर पहुँच सकता है अगर हम चाहें तो। सही है, तो अगर हम चाहते हैं तो मुल्क, हुकूमत चाहे उसका फ़र्क नहीं पड़ता, हम अगर चाहते हैं इंडिविजुअली 25 करोड़ लोग, हम सब कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज था मेरे पास, बिजनेस ओनर्स के लिए भी था, पब्लिक के लिए भी था। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे बड़ी दिल को फील हुई वो ये थी कि आज हमें पहले वालों ने जिस तरह दिया, आज हम उसको सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आगे आने वालों को ये मुल्क कैसे देंगे। थैंक यू अहमद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।